साहब क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। बदुए कितनी है? बहुत है, रिस्पॉन्स भी बहुत है, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। ये इस कौम को तकसीम करने और एक फसाद बर्पा करने की एक साजिश है। इसके एक करीबी साथी ने आज से 4 दिन पहले ये कहा कि ये एक खूनी मार्च होगा और इस मार्च में मुझे खून ही खून नजर आ रहा है और मुझे लाशें गिरती हुई नजर आ रही है। इदारों के साथ पहले भी जो है वो ताउन किया है। आपने कहा बातचीत होनी चाहिए, हमने बैकडोर के ऊपर बातचीत की, लेकिन जब नवाज शरीफ तैयार ही नहीं है इलेक्शन कराने के लिए तो क्या बातचीत होगी। हमें खुद पैगाम दिया गया कि नवाज शरीफ इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है और लॉजिक ये है कि इस वक्त इलेक्शन होगा तो हम इलेक्शन तो हम हार रहे हैं तो हम इलेक्शन क्यों कराएं। कमरों में ऑफर्स दे रहे थे ता हयात एक्सटेंशन की। बात कहते हो मीर जाफर मीर सादिक, ये है ये मुनाफिक चेहरा। बंद कमरों के अंदर तुमने सौदा किया अपने आईनी हल्फ का। तुम ये समझते हो अहम तैनाती है वो तुम्हारे इस तमाशे से उस पर कोई असर पड़ेगा? तुम्हारी भूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आपको इन बयानात से लगा होगा कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत किस तरफ जा रहा है और सियासी दर्जा हरारत अगर बढ़ता है, सियासी एक्टिविटी होती है, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इस एक्टिविटी को लेके बहुत सारे खदशात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों ने किया। फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ज़रा मामला ज़्यादा संगीन नज़र आना शुरू हो गया और आज हमने देखा कि एक मुबैना ऑडियो सामने आई है अली अमीन गंडापुर साहब की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, जो कि कुछ हथियारों की बात कर रहे हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बॉर्डर्स के पास उन हथियारों को रखवाने की बात कर रहे हैं और लोगों को तैयार रहने की बात कर रहे हैं। और हुकूमत बारहा इस बात का अंदेशा जाहिर करती रही है कि इस मार्च से फसाद पैदा होगा, ये मुल्क को तकसीम करने की साजिश के लिए एक मार्च है। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन तमाम इल्ज़ामात को, ख़दशात को ना सिर्फ मुस्तरद करती है बल्कि ये भी कहती है कि हम एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। आपने ये भी सुना कि नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन नहीं चाहते, वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल है और PTI की मकबूलियत को देखते हुए नवाज़ शरीफ साहब की जमात हो या बाकी इत्तेहादी जमातें हुकूमत में, वो ये समझती हैं कि अगर अभी इलेक्शंस हुए तो वो हार जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ में कितनी सच्चाई है, कुछ उसको जांचने की कोशिश करेंगे। और ये जो लॉन्ग मार्च का एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है 8 दिन का, इससे खान साहब जो स्ट्रेटजी बनाते जाएंगे, अभी तक उन्होंने एंड गेम नहीं बताई कि जब वो इस्लामाबाद आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा। वो कहते हैं कि रवात पहुंचूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए मैंने कौन सा एजेंडा सामने रखना है, कौन सा वो गेन होगा जो मैं हासिल करके वहाँ से उठूँगा या वहाँ से वापस निकलूँगा। तो अभी तक तो उनकी अपनी जमात के अंदर भी लोगों को इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी का नहीं पता। तो एक तरफ तो ज़ाहिर है एक ये मसला है। दूसरी जानब हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से खान साहब ने इदारों को निशाना बनाया, उसको लेके जो भारतीय मीडिया है वो बड़ा एक्साइटेड है। और उन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं फैज़ल हसन चौहान साहब, वो एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा जी कि ये काम तो हम कभी कर ही नहीं सकते थे। अब आपकी जो स्पाई एजेंसी है उसकी एक सुप्रीमेसी रही हमारे ऊपर। अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें तो इमरान खान साहब जो हैं वो काम जो हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे तरीक़ेकार इस्तेमाल करने के बावजूद नहीं कर पाए, तो शायद एजेंसी को कमज़ोर करने के लिए जो खान साहब के वार हैं वो ज़्यादा मौसर साबित हो रहे हैं। अब इस दावे में जो सदाकत है उसके ऊपर हम बहस नहीं करते, लेकिन ये दावा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम ऐसा मौका क्यों देते हैं और क्या हमारा ये कोई अनहोना मौका है जो हम भारत को दे रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो सोचते हैं कि जिस तरीके से वो मुसलसल इदारों पे बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने इदारों पे बात की, आज भी उन्होंने इदारों के सरबराहान को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह को उन्होंने आज भी मुखातब किया है, तो वो तो नहीं रुक रहे। फिर कोई राब्ते होंगे, कोई बातचीत होगी। हुकूमत भी हमें बड़ी, जैसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल ठंडा माहौल है, उनको कोई जल्दी नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ इंगेज करें। एक तरफ आके ये खदशात का इजहार करते हैं फसाद हो सकता है, तो फसाद रोकने की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर भी आती है। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि फसाद हो, उसके बाद आप कुछ करेंगे, या आप उससे पहले पॉलिटिकली इंगेज करेंगे, क्योंकि जो हुकूमत में होता है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। ये वो सारे मामलात हैं जी जो आज हम अपने बहुत ही
ज़बरदस्त पैनल के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा है। हमें ज्वाइन करेंगे यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजियाकार ज़ैगुम खान। सब तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नौशीन साहिबा, सबसे पहले तो ये जो मुबैना ऑडियो आई है, इस पे मैं अभी देख रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसी बचगाना किस्म की ऑडियोज़ को बुनियाद बना के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वज़ीर दाखिला हैं हुकूमत के, राना सनाउल्लाह साहब, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अगर किसी ने कोई इस तरह की एक्टिविटी करनी होगी तो इस तरह फ़ोन लाइन्स के ऊपर बातचीत हो रही होगी। क्या कहेंगी आप? क्योंकि ज़ाहिर है ख़दशात बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोग मुसलसल ख़दशात का इजहार भी कर रहे हैं और कहीं पे मामला बातचीत की तरफ लेके भी नहीं जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच तंजीला। मेरे ख्याल से ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान के लिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और जहां तक बात करूंगी आज की ऑडियो लीक्स की, अली अमीन गंडापुर साहब की, तो ये प्रैक्टिस इनकी पास में भी हमने देखी है। आपको याद होगा कि दक्का के इलेक्शन में भी ये प्रैक्टिस इन्होंने जो है की थी, जहां पर मोटरसाइकिल पे सवार लड़कों ने हवाई फायरिंग की थी, जिससे 2 जानों का भी ब्याह हुआ था और काफी लोग 14 के करीब लोग जख्मी भी हुए थे। तो ये कोई झूठी बात नहीं है, ये ऑडियो लीक झूठी नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर और इनके दोबारा जो बाकी साथी हैं, जिस तरह उस्मान डार, उमर डार, इनका ये शेवा है, ये काम पहले भी कर चुके हैं। और दूसरी बात ये करूंगी कि हुकूमत बिल्कुल तैयार है। यहाँ तक पंजाब तक तो ये अपना जो एक मोर्चा लेकर आ रहे हैं, जो कि खूनी मार्च का इन्होंने नाम दिया था, और फैसल वाडा साहब की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिसको आज मोहर लगा दी है अली अमीन गंडापुर साहब की ऑडियो लीक्स में, तो हुकूमत बिल्कुल तैयार है। ये आए तो सही, इस्लामाबाद की हदूद पार तो करें। अभी तो इनको जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, पंजाब गवर्नमेंट इनको जो है पूरा इनका ध्यान रखे बैठी है। तो अभी फैसला तब होगा जब ये इस्लामाबाद की हदूद में एंट्री करें। लेकिन उससे पहले आप लोग इनके साथ इंगेज करने से क्यों कतरा रहे हैं? फवाद चौधरी साहब की भी अपने बात सुनिए, और वो बारहा ये मतलब इमरान खान खुद भी ये कहते हैं, और वो समझते हैं, एक्चुअली सिर्फ कहते नहीं हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि वो इतने मकबूल हैं कि अगर आप लोग अभी इलेक्शन की तरफ इस वजह से नहीं जा रहे, उनकी मकबूलियत के डर से। मैं कहूंगी जी बड़े ही मकबूल हैं वो माशाल्लाह से। इमरान खान वाहिद वो सियासतदान बन गए इस मुल्क में जिसको तमाम इदारों ने झूठा और जो है चोर करार दे दी है। उनकी मकबूलियत और क्या होगी? वो इतने मतलब मैं कहती हूँ इतना नॉन सीरियस बिहेवियर है उनका कि आज वो चैनल पे बैठ के इंडिया की जो है वो खुशामदें कर रहे हैं। वो क्या ड्रैग करना चाहते हैं, उनके पीछे क्या अनासर है? मेरा ख्याल है जस्टिस को ये थॉरो चेक करने की अब जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे जो बड़ा खतरा इस वक्त है वो जो है इमरान खान की सूरत में है। और क्या इन्होंने धरने से इससे भी निकाल लेना है, और हुकूमत को इनसे इसलिए कोई थ्रेट नहीं है क्योंकि ही इज अ कंप्लीट फेलियर, ही इज अ लूजर। 126 दिन का धरना फेल और 4 साल हुकूमत की फेल, तो इस धरने से ये क्या निकाल लेंगे ऐसा? तो हम लोग इसीलिए वी आर काम कि इनकी जो बातें हैं ये किसी वो मैं देखती हूँ कि ये जब तक यहाँ पहुंचेंगे कितने लोग इनके साथ आएंगे, और देखते हैं कि वो अवाम जो इस तमाम इदारों से जो बंदा सर्टिफाइड झूठा और ये चोर करार हो गया, इसको कितना अवाम साथ देगी। लेकिन अगर अज्यूम करते हैं कि आते हैं अवाम जितनी तादाद खान साहब चाह रहे हैं, तो फिर आप लोग बातचीत करेंगे या उसके बगैर भी करेंगे? हमेशा बातचीत के लिए वी हैड लाइक हमारे दोस्त भी हमेशा से खुले थे। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर धरने के लोग आके को बातचीत करना चाहते हैं, वी स्टिल आर रेडी, ठीक है, हम उनकी बात सुन भी सकते हैं, उससे बातचीत भी हो सकती है। हमेशा इन्होंने हमें पीछे धकेला है, हमेशा ये रिलक्टेंट रहते हैं बातचीत करने से, और ताकि जो मुल्क के मुफाद जो इनके मुफाद है वो ज्यादा जरूरी है, मुल्क इनके लिए जरूरी नहीं है। ये 22 करोड़ अवाम इनके लिए जरूरी नहीं है। ये शख्स हमेशा तो यही चाहता है कि मैं एक आर्मी चीफ की जो है वो तकर्री करूं, मैं जो है वो मुल्क को अपने कंट्रोल में कर लूं, पर दिस इज स्टेट, दिस इज पाकिस्तान, ये उनकी जागीर नहीं है। सही। अच्छा नौशीन साहबा, जो आप बात करी, मैं ज़रा यही बात ज़ैगुम साहब की तरफ भी लेके जाऊँगी। ज़ैगुम साहब, नौशीन साहबा कह रही हैं कि आने तक पता चलेगा कि वो कितने मकबूल हैं। सो हम ये अख़ज़ करते हैं कि जब तक इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की पूरी सूरत हाल सामने नहीं आती, अभी तो इस्तक़बालिया कैंप्स हैं और उस तरह से लॉन्ग मार्च ने अपना मोमेंटम भी नहीं पकड़ा, अभी तो दूसरा दिन है, और आई थिंक कि 5 दिन का मज़ीद सफ़र है जब तक हमें ये पता चलेगा कि कितना बड़ा मार्च लेके वो इस्लामाबाद के नज़दीक पहुँचे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि अभी से इंगेज करना चाहिए, या खान साहब का जो प्रेशर है, चाहे उसमें से हवा निकलनी है, चाहे वो साबित होना है, वो हो जाए एक बार मामला? तंजीला साहिबा, अंगेज तो हर वक्त करना चाहिए। 2 सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी सियासी जमातें हैं। जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसके जो
दो तरफ आयल्स के बैठने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनका तो काम है कि ये हर रोज़ गुफ्तगू कर रहे हों। ये एक हाल में बैठने वाले लोग हैं, ये पार्टियों में जो एक दूसरे के साथ जो हैं वो शरीक अमल रहते हैं। उसके अलावा ये हाउस की कमेटीज़ में इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। ये पाकिस्तान में हमें अनहोनी बात लग रही है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और पसे पर्दा हो रहे हैं, ये कोई दुश्मनों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कोई भारत पाकिस्तान का डायलॉग है जो बैकडोर होगा। ये खुल्लम खुल्ला होना चाहिए, हर रोज़ होना चाहिए। तो सर ये इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात फिर कहीं और हो रहे हैं ना, इस वजह से शायद वो बैकडोर हैं। जी, बात यह है कि जब कंडीशंस लगाई जाएं कि इलेक्शन के अलावा किसी चीज पर बात नहीं की जाएगी, तो वो एक मुश्किल सूरत हाल है। हर चीज पर बात होनी चाहिए। पीटीआई का बतौर पॉलिटिकल पार्टी ये हक है कि वो अपने इवेंट्स भी करे, जलसे भी करे, जुलूस भी करे, वो कुछ भी मांगे। वो इस वक्त चांद भी मांगे, वो मांग सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी तकाजा नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन से हट कर हो। वो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती, वो हुकूमत को गिरा नहीं सकती, हुकूमत से इस्तीफा मांग जरूर सकती है, इतना तक उसका हक है। लेकिन कोई ऐसा गैर आईनी, गैर कानूनी कदम नहीं कर सकती जिसकी वजह से हुकूमत या मुल्क डिस्टेबलाइज हो। अभी तक तो वो नहीं कर रहे, कम अज कम इस मार्च में तो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन उस मार्च के बैकग्राउंड में जो हमने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अनप्रेसिडेंटेड देखी थी, यावर बुखारी साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र हुआ कि गैर आइनी मुतालबात थे इमरान खान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिमायत नहीं मिली और वो नाराज़ हो गए और वो खिलाफ हो गए। और अब जो है वो जो आज का सरदस्त मामला है वो एक मुबैना ऑडियो है, एक और ऑडियो जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की है मुबैना तौर पर, और उसमें वो कुछ असलहे की और लोगों की और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अब हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस के क्यों ऐसी बातें फैसल वावदा साहब ने की जो कि बहुत क्लोज थे इमरान खान साहब के, जो आपकी बिल्कुल उनके क्लोजेस्ट एलाइज हैं, या पार्टी के अंदर जो उनकी कैबिनेट है, अपनी एक किचन कैबिनेट, उसका हिस्सा थे। तो उनके बाद अब ये ऑडियो भी सामने आ गई। तो आपको लगता है कि इन कंसर्न्स में कोई सब्सटेंस है, या ये बिल्कुल आप जिस तरह से आपकी जमात इसको रद्द करती है, इनको रद्द कर देना चाहिए बस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मैं समझता हूँ कि फैसल वावदा को तो मैं डे वन से कहता था कि ये जोकर है। मेरे साथ पार्टी वाले कई बंदे इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन एक बंदा जो किसी चीज को सीरियसली ना ले और एक पार्ट टाइम जॉब बनाए, सियासत फुल टाइम जॉब है, एक इबादत है, अवाम की खिदमत है। अगर हम समझे तो, ना समझे तो अगर हम लोग कोई माफिया बनना चाहे, बदमाश बनना चाहे, वो अलग ख्यालात हैं। लेकिन फैसल वाडो को कभी मैं कुछ सीरियसली मैं लेता नहीं था, और ना मैं आज लेता हूँ। आज नहीं, कोई 3 साल पहले कभी इसका एक ऐसा ही एक मस्करा पानी से किया था कि जब जूता उठा के टेबल पे रखा, जहाँ पे उसने अफवाज पाकिस्तान की बेइज्जती की, न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की बेइज्जती की, उसने पीटीआई की, PMLN की, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टी ने जब जिन्होंने मिल के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी थी, उस मिल के बैठने वाले काम को उसने रद्द किया। PMLN का मजाक उड़ाया, नहीं करना चाहिए था। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह 100 जगह हो सकते हैं, लेकिन इख्तलाफात जो हम लोगों के आपस में होते हैं वो मुस्बत चीज के लिए होने चाहिए। हम बोले हमने पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना है, PMLN बोले कि हमने ये तरीका, ये रास्ता इख्तियार करना है, पीपल्स पार्टी बोले ये रास्ता इख्तियार करना है, हम बोले ये रास्ता इख्तियार करना है। इसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आखिरी जो एंड गेम है कि पाकिस्तान को हमने एक अजीम तर कौम बनाना है। यहाँ पे तंजीला से आगे, इससे पहले कि मैं और बातें करूं, मैं इंडिया के टेलीविजन आजकल बड़ा जोर शोर से PTI और खुसूसन इमरान खान साहब के और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक खलिश पैदा करने की कोशिश करें। हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन जहां तक अफवाज पाकिस्तान का मसला है वो हमारी अफवाज है। हम लोग हर चीज को पीछे रख सकते हैं, अफवाज पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, उनकी इंटेग्रिटी वगैरह। बट यावर साहब कतई कलामी माफ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो गद्दार हो सकते हैं और वो ऐसे हो सकते हैं कि जो करप्शन को ओवरलुक करेंगे, और वो ऐसे हो सकते हैं जो करप्ट अनासर के हाथ मजबूत करेंगे, तो ये कोई नेक नामी है? नहीं, आपकी बात ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम लोग इंटरनली हम लोग अपनी डिस्कशन तो कर सकते हैं ना, कि आप जिनको डाकू कहते थे, जिनको लुटेरा कहते थे, उनको ला के बिठा दिया,
तो वो आप जिनको डाकू कहते थे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जिनको आप डाकू कहते थे, आपने उनको सीएम पंजाब बना दिया, सबसे बड़ा सूबा आपने उनको दे दिया। दुरुस्त है, ये बात भी आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, इसको मैं बोला गया है माजी में, लेकिन अगर अभी उनकी कारकर्दगी देखी जाए और अभी दिखाया जाए कि कहाँ पे गलती है, जो भी अल्लाह की तरफ से मज़ाहिब आए हैं, जो भी किताबें आई हैं, वो आपको सिखाती हैं कि एक इंसान को राय रास्त पे लाना चाहिए। तो हम लोग इस बात के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ टोटली। एक बात तो ये, जहां तक बात आपने की अली अमीन गंडापुर की, तो अगेन एक पठान, एक बंदा के जो खुल के बात करने वाला और जो खुल के मुखालफत करने वाला, आई थिंक उन्होंने अगर कोई भी असले की बात की है तो गलत की है, ये नहीं करनी चाहिए। हमारा पीसफुल वो मान गए हैं कि उनकी ऑडियो है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गलत है, ऐसी बात बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं जा रहा हूँ, मैं अटक से लोग लेके अच्छा, यावर साहब मुझे पता है कि जो आप क्योंकि ज़ाहिर है एक संजीदा सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ सेन वॉइसेस में से हैं, आई डोंट वांट टू साउंड बायस, लेकिन मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आपने कहा जी कि जो फैसल वावडा साहब थे वो बड़े गैर संजीदा हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर अली अमीन गंडापुर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उन्होंने हमेशा खान साहब को डैमेज ही किया है, उनके इमेज को, या एक सियासी जमात का जो इमेज होना चाहिए। इसके बावजूद ये लोग बहुत साथ रहे और अभी तक कुछ लोग साथ हैं। तो इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? मैं नौशीन साहब से भी पूछूंगी और जागम साहब से, जावर साहब से हमारे साथ रहिए जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नौशीन साहिबा, आपने यावर साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं जी कि फैसल वावडा साहब को तो खैर वो कहते हैं कि उनको तो मैंने कभी सीरियस लिया ही नहीं, बट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो मुसलसल जो खदशात राना सनाउल्लाह साहब जिनका इजहार करते रहे हैं, या फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये खूनी इनकलाब होगा, या शेख रशीद साहब जो भी कहते रहे हैं, अब वो कहते हैं कि इन बातों का आप डिसरिगार्ड कर दीजिए, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने आखिर में अपनी हिकमत अमली दी, उन्होंने कहा ये बड़ा पीसफुल होगा मार्च, हमारा एंटरटेनमेंट होगी। तो आप लोगों को इतने खदशात क्यों हैं? आप इसको फितना मार्च कहते हैं, आप इसको तकसीम करने वाला मार्च कहते हैं, क्यों कहते हैं? एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, होने दीजिए। मिस तंजीला, हम तो कुछ नहीं कहते, ये पीटीआई वाले हैं, इनका काम है यू टर्न ले लेना। फैसल वाडा आज आके अली अमीन गंडापुर साहब को ही उनकी एक ऑडियो लीक आ गई है आपके सामने, तो ये कोई मसवरों की जमात तो नहीं है ना। इतने नॉन सीरियस लोग अगर इस जमात का हिस्सा हैं तो ये कोई सर्कस तो नहीं है ना मुल्क का इनको फिक्र है, ना आइन की इनको फिक्र है, ना इदारों की इनको कोई शर्म है, मतलब किस चीज की है यार। और हम इसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि 126 दिन भी नाच गाना एंटरटेनमेंट पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखी है, उससे क्या फर्क पड़ गया था? फर्क पड़ता है मुल्क की इकॉनमी पे, फर्क पड़ता है उस गरीब अवाम को जिसकी रोजी रोटी नौकरी सब जो है वो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है। फर्क पड़ रहा है दवाइयां जिन लोगों ने खानी है, उन बीमारों को, उन बेवाओं को। आपकी लीडरशिप ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, तो क्या उसको कहा जाए कि वो नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वैसे कर लिया? मेरी बात सुने, हम डेमोक्रेसी में हैं, ठीक है। हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे ईवान एक इसका मसले का हल है। हमारा मुल्क जो इस वक्त सैलाब की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, इकॉनमी की इतनी ज्यादा बहरान है मुल्क में, इनको चाहिए नहीं था कि ये ईवान में बैठते, ये वहां पे इन मसाइल के हल के लिए जो है मिल के बात करते, क्योंकि हमें इस मुल्क के लोग उसका मैंडेट लेके हम उस ईवान का हिस्सा बनते हैं। पैसे जाया होते हैं इलेक्शनों पे, मुल्क का स्टेट का पैसा जाया होता है। अब ये जो सड़कों पे निकल के ये जो ढोल धमाका डांस इन्होंने करने हैं, उससे इन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या एजेंडा लेकर ये आ रहे हैं? अच्छा, ढोल धमाका डांस तो मेरा ख्याल है कि कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर इतने रंग हूँ, हम इतने डाइवर्स हैं कल्चरली, मैं आई होप कि आप उसको डेरोगेटरी उस वे में नहीं कोट कर। मैं उसमें ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात ये कर रही हूँ कि मुल्क की सूरत हाल आप देखें, मुल्क अभी कितने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अगर आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आते वहां बैठते उस सामान में मिलके मुल्क के लिए हल कर। आपने कुछ संजीदा कोशिश नहीं की नौशीन, हमने कोई देखा नहीं कि कोई बहुत संजीदा कोशिश हुई हो कि 4 दिन एक डेलीगेशन जा रहा है, पीटीआई की सीनियर लीडरशिप से मिल रहे हैं। अब आप क्योंकि मरकज में आपकी हुकूमत है तो आप पे जिम्मेदारी जरा ज्यादा आ गई है कि ये जो मुल्क में किस पे रिलाई
करें। देखिए ना, अभी यावर साहब ने खुद कह दिया कि फैसल वाडा इनका इतना बड़ा नाम है, वो कहते हैं वो भी नॉन सीरियस है। ये जो अली अमीन गंडापुरा है वो भी नॉन सीरियस है। तो मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि ये मस्खरों की जमात है, इससे हम क्या बात करें। अच्छा, दिस इज बात करने जाते हैं, वो आगे से हमें गलत कह देते हैं। जी यावर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बताऊं कि नौशीन ने जो बात की, मैं एग्री नहीं करता हूँ नौशीन के साथ। नौशीन बिल्कुल वन साइडेड बात कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे एनालिसिस कर रहे हैं, तजिया कर रहे हैं, तो हमें फिर PMLN, PTI और इनसे हट के कोई बातें करनी चाहिए। कुछ हम अपने पार्टी का मौक़िफ़ भी लें। देखिए, मैंने फैसल वाडा के बारे में बिल्कुल कहा कि वो नॉन सीरियस है। अली अमीन एक जज्बाती, एक तगड़ा दलेर बंदा है, जो उसको जैसे प्रोवोक किया जाएगा उसका वो जवाब देगा। एक पठान बंदा है। यहाँ पे मैं एक बात आपको जवाब देती जाऊंगी। मैंने बताया मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन ये एक ना मतलब यावर साहब गुजारिश ये है कि जज्बाती होने से, नॉन सीरियस होने से मुल्क का मसला हल नहीं हो रहा। काइंडली आप एक सीनियर मोसहा के रहनुमा हैं, आप बना लें, हमें बताएं। हमारी ठीक है। अच्छा जरा यावर साहब का जवाब सुने नौशीन। आई नो यू हैव टू गो, बट हम जी यावर साहब में जवाब सुने। अच्छा, एक बात तो ये, दूसरा ये कि आप जैसे प्रोवोक करेंगे। देखिए, शेख रशीद ने कहा खूनी मार्च, उसके मुंह से लफ्ज स्लिप हो गया, उसे जानबूझ के कह दिया, जो भी हुआ, लेकिन ऐसे हुआ तो कुछ भी नहीं ना। अभी खान साहब कह रहे हैं दिस विल बी अ पीसफुल मार्च, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम वो उसके ऊपर अमल करेंगे। अभी ये बातें सारी ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहना होता, आपको पता है, ये DC ने कहना होता है, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहना होता है। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे ना कि भाई हमें अब वो एक इजाजत, अगर DC इजाजत खुदा ना खासा ना दे। लेकिन जहां तक बात है मार्च की, और इन्होंने कहा नौशीन ने कि सैलाब का ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। मुझे इतनी छोटी सी बात बता दी, राना सनाउल्लाह को ये सीरियसली लेती है? मतलब जिस किस्म की बोंगियां वो मारता है, अल्लाह माफ करे, या जिस तरीके से आबिद शेर अली बातें करता है, जिस तरीके से इनके चंद और लोग बातें करते हैं, उनको सीरियसली लेते हैं। मैं इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज, इज एन इडियट यार, खुदा का वास्ते क्या। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप लोग एक दूसरे के बारे में, अच्छा एक दूसरे के बारे में या अपने लोगों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मैं चाहती हूँ अगर फेडरल का अगर हमारे मुल्क को नुकसान एक कातिल को नौशीन आप कैसे। अच्छा ठीक है, ओके, जरा यहाँ पे रुक जाइए आप दोनों। यावर साहब जरा आप भी मुझे मौका दीजिएगा। मैं जरा जैगम साहब से पूछना, जैगम साहब ये माहौल है और इस माहौल में खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बार बार हुकूमत के आला ओहदेदारान और PTI से दो लोग, चाहे वो उनको कहा जाए कि वो खान उन पर रिलाई करते थे या नहीं करते थे, वो खान के क्लोज हैं या नहीं, उनकी डिसीजन मेकिंग में कोई पावर्स हैं या नहीं, बट उन दो लोगों की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू सामने आना, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सारे मामले को लोगों को डराया ना जाए और लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी से भी ना डराया जाए, लेकिन मामला अफाम तफहीम से आगे बढ़े? तंजीला साहिबा, पहले तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से, सियासतदानों से इत्तफ़ाक़ करूं, और इस बात पे इत्तफ़ाक़ कर रहा हूं कि ये दोनों रोशनी डाल रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के दरबार कल्चर में। और ये सिर्फ इन दो पार्टियों की बात नहीं है, आप तीसरी पार्टी को भी मिला दें और 2-3 और पार्टियों को भी मिला दें। हमारी जो सियासी जमातें हैं, दे आर ओन्ड बाई इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़। तो ये जो जमात है PTI, इसके मालिक एक फ़र्द हैं और बाकी जो पार्टियां उनके मालिक जो हैं वो ख़ानदान हैं, और उन्होंने दरबार लगाए हुए हैं जहाँ खुशामद चलती है। उसके नतीजे में देखिए कि यावर बुखारी साहब जैसा बंदा नहीं चलता, इनको वो मकाम नहीं मिलता जो फैसल वाडा जैसे मस्खरे को मिलता है। ये उसको मस्खरा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने 2019 में एक कॉलम लिखा था, द डे ऑफ द क्लाउन, मैंने उसमें मस्खरा लिखा था फैसल वाडा को, तो इनकी पार्टी ने जो मेरा हशर किया था मुझे याद है, मेरे बच्चों अब ये देखिए ना, ये भी तो सवाल है ना, ये मैं PTI के दोस्तों से पूछ रही थी कि कल तक आप जो हैं वो उनको, मतलब जितनी आप अपने वालिद साहब को इज्जत नहीं देते उतनी इज्जत दे रहे थे, और एक मोमेंट आपको लगता है जो बंदे आपसे अलग होते हैं या आपसे थोड़ा सा डिसेंट करते हैं, ये कौन सी जमहूरियत है कि डिसेंट करने वाले के पीछे? इसलिए तंजीला साहिबा कि उस वक्त मैं जावर साहब 1 मिनट में आ रही हूँ, सबको बात मुकम्मल करें, मैं आपको बता उस वक्त जो ये मस्खरा था, ये बादशाह का मसाहिब खास था, बिल्कुल इस तरह जिस तरह PMLN के कुछ नाम बुखारी साहब ने गिनवाए, बिल्कुल ठीक गिनवाए, और उनमें भी कैसे कैसे किस तरह के मस्खरे। आबिद शेर अली, इसलिए कि वो रिश्तेदार है, पक्का मस्खरा है, और उसको मिनिस्ट्री कौन सी दी गई थी? पावर की मिनिस्ट्री। ऐसी ऐसी कहानियां मुझे सुनने को मिलती थी, जो सीनियर इंजीनियर मेरे दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं, वो बताया करते थे कि वो मस्खरा पाकिस्तान की क्रूशल मिनिस्ट्री,
जो आज इस मुल्क को ले डूबी है, और खुद मुस्लिम लीग नवाज को वो मिनिस्ट्री ले डूबी है। अगर मुस्लिम लीग नवाज ने पावर सेक्टर में रिफॉर्म किए होते तो आज वो उसकी पिटाई ना हो रही होती जो हो रही है। सबसे बड़ी सजा तो लोग बिजली के बिलों की वजह से दे रहे हैं ना, इसलिए कि रिफॉर्म नहीं किए। इसलिए कि ऐसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आबिद शेर अली जैसे मस्खरे के सपोर्ट की गई। जब तक ये तमाम पार्टियां इंटरनल डेमोक्रेसी को नहीं लाएंगी, मेरिटोक्रेसीज नहीं करेंगी, बनेंगी, तब तक इस मुल्क का ये हशर होता रहेगा। अब आगे चलते हैं। आपने जो बात की मिसहैप की, देखिए पाकिस्तान की किसी बड़ी जमात को खून खराबा वारे नहीं खाता। ठीक है जैकब साहब, जरा यहाँ पे रुकिएगा। यावर साहब ने एक पॉइंट आपको वापस कहना है, मैं वो ले लूँ उनका पॉइंट, ब्रेक के बाद फिर हम इस गुफ्तगू को कि कोई वारा नहीं खाता, किसको वारा खा सकता है कुछ होना। यावर साहब जल्दी से क्विकली कमेंट एक कर दीजिए, मैं ब्रेक के बाद फिर आपके पास से वापस। मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हम लोगों की बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दरबार कल्चर और वो जिसको कहते हैं ना कि वो हम लोग मस्करे बन के वो खुशामदे करते हैं। ठीक है, आप भी जरा यहाँ पे रुकिए, मैं वापस आती हूँ कि इसका हल क्या है कि पीटीआई हम लोग समझते हैं कि मोरूसी उस तरह की सियासत नहीं होती क्योंकि खान साहब की वो वाली सिचुएशन है जो बाकी जमातों में है, बट ब्रेक के बाद इसका हल क्या है और अमन व अमान को इंश्योर करना अब किसके ऊपर हम जिम्मेदारी डालेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक जी। गुफ्तगू हम कर रहे थे कि ज़ाहिर है जो जमातें हैं जिसके अंदर जिन लोगों को अहमियत दी जाती है, अगर वो फैसल वादा जैसे लोग हों, खान साहब के बहुत नज़दीक नजर आएँ, तो मैसेज पब्लिक में ये जाता है कि ये बहुत अहम लीडर्स हैं। और फिर बहुत सारा पॉलिटिकल स्टेक था कराची में, आपको याद होगा जिस तरीके से उनकी जब सीट खाली करवाई गई, जिस तरीके से एक इलेक्शन जो है वो गिवन कर दिया गया उनकी वजह से। तो ऐसा नहीं था कि वो बड़े गैर अहम थे, वो गैर संजीदा थे या नहीं थे, ये एक अलग बहस है। लेकिन अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सड़कों पर मामला तय नहीं होंगे यावर बुखारी साहब, ये रियलाइजेशन खान साहब को क्यों नहीं है? लॉन्ग मार्च करें, बिल्कुल ज़ाहिर है जमहूरी हक है, लेकिन 126 दिन का धरना दे के वो देख चुके हैं और फिर पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की थी। वाई डोंट यू गाइज कन्विंस हिम के वापस पार्लियामेंट में जाइए और बेशक अदम एतमाद के लिए कोशिश कीजिए। अगले महीने में हुकूमत को आप घर भेज सकते हैं अगर आप पार्लियामान पे यकीन करें। देखें, हम लोग इसके ऊपर बहस है कि पार्लियामान में बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, इसके ऊपर एक बहस है और इसके अंदर क्लियरली दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं विद इन पीटीआई। लेकिन एंड में जो फैसला है खान साहब का है, जो अक्सरियत फैसला करती है, फिर उस तरफ खान साहब भी सुनते हैं सबकी बात। और ये मैं बता रहा हूँ कि क्लियरली ये बात है कि खान साहब सुनते हैं और वो फिर अपना मौक़िफ़ भी आर्ग्यू करते हैं, एक मुशावरत होती है। जहाँ तक बात है कि सड़कों पे क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तो बात बहुत क्लियर है कि ये बिल्कुल टोटली पीसफुल मार्च आपने देखा है। कल से लाहौर से निकले हुए जिस किस्म की तादाद है, जिस किस्म के लोग हैं, लेकिन वो आपने बात की ना कि फैसल बॉर्डर जैसे लोग, मैं तो बिल्कुल यही कहूंगा, मैं एग्री आपसे करता हूं कि हमारी पार्टियों को फैसल बॉर्डर जैसे लोगों को कहीं लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, जैसे कि राना सनाउल्लाह है, जैसे कि आबिद शेर अली है और इसी तरीके से मुख्तलिफ पार्टीज में लोग होते हैं। लेकिन यावर साहब, अगर आपके जमात के लोग खैबर पख्तूनख्वा से फॉर एग्जांपल क्रेन लेके आ जाते हैं और वफाकी हुकूमत कहीं पर रास्ता रोकती है, जाहिर है वो रास्ते हो सकता है उन्होंने कोई रूट डाइवर्ट करने हों, किसी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने वो रखा हो, और आप वो क्रेन लेके आते हैं और आप मैसेज ये देते हैं कि जो यंग लोग हैं वो भी आएँ, धक्के मारें और इनको हटा दें सारी रुकावटों को, डी चौक पहुँच जाएँ। ये हुआ, हमने देखा सब ने। अगर दोबारा ऐसा कुछ हो जाए फिर क्या होगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि डी चौक जो लोग पहुंचे थे, खान साहब ने वापस भी पुल की और खान साहब जो उस दिन आगे डी चौक कोई भी नहीं गया था, डी चौक तक गए थे, वो कंटेनर्स लगे हुए थे वहां पे। एक कंटेनर जब गिराया गया तो उस टाइम पे मैसेज आया कि ये हरकतें बंद करो और वो खान साहब ने अगली सुबह आके सबको वहां पे पुल बैक कर लिया। वो एक मैं समझूं बहुत अच्छा फैसला था और आज भी जो खान साहब का फैसला है कि हम किसी किस्म का कोई नुकसान कुछ भी नहीं होगा, पीसफुल मार्च होगी। डेमोक्रेसी का यही तो हुस्न होता है कि अरब स्प्रिंग हुई थी, हम सबको वो तारीफें कर रहे थे अरब स्प्रिंग की। जी जैगुम साहब, कैसे फैसला जो है वो वापस पॉलिटिकल स्फीयर में वापस आए, सियासतदानों के हाथ में वापस आए फैसला? देखिए, पॉलिटिकल स्फीयर में इस तरह से आ सकता है
कि आइन में जो कुछ लिखा हुआ है उसका एहतराम किया जाए। इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम करें कि यह हुकूमत एक लेजिटिमेट हुकूमत है, आइनी तरीके के साथ आई है, उनके नैरेटिव अपनी जगह। उस बात को तस्लीम करें कि वो बड़े लीडर हैं, इस वक्त अपोजिशन के लीडर हैं और अपोजिशन के पास बहुत वोट हैं, बहुत अक्सरियत है। वापस पार्लियामेंट में जाएं। पाकिस्तान में करोड़ों लोगों की इस वक्त पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं है। हुकूमत जो चाहे कानून साजी करती है, जो चाहे पॉलिसी साजी करती है, उसको रोकने वाला, इनपुट देने वाला कोई नहीं है। हमारे आइन में ऐसा निज़ाम मुरतब किया गया है 18वीं तरमीम के बाद कि अहम तरीन आइनी ओहदे वो वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर उसका तयन करते हैं, मिलकर मुंतखब करते हैं। ठीक है। इमरान खान साहब के बाहर होने से आपने जैसे नैब की तकर्री देखी, आगे अहम तरीन तकर्री आ रही हैं। साथ में अगर जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो इंटरम सेटअप बनना है। इमरान खान साहब उन सब चीज़ों का एहतराम करें। वो ज़रूर इलेक्शन के लिए हुकूमत से मुतालबे करें, वो कर सकते हैं मुतालबा, अपनी मोबिलाइजेशन करें, लेकिन हुकूमत को वो फोर्स आउट नहीं कर सकते। ठीक हो गया ज़ैकुम साहब, ये आपका पॉइंट वेरी वेल टेकन। आई होप कि यावर साहब आपका ये पैगाम जो है वो इमरान खान को पहुंचाएंगे। हमने जी गुफ्तगू की है सियासी माहौल पे। जमहूरी फ़ैसले हैं, जमहूरी ताकतों को करने चाहिए। आप उन इदारों के पास जाइए जो आपको इंतखाबात के लिए कोई डेट और वक्त दे सकते हैं। उन इदारों के पास मत जाइए जिनका काम नहीं है इंतखाबात अनाउंस करना। जब आप अपना रास्ता सीधा करेंगे तो मंजिल भी हो सकता है सीधी हो जाए। आज के लिए इतने, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।